हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का फिर से नए लेक्चर में। और एसिड बेस और साल्ट में हम लोग बेस की प्रॉपर्टी कर रहे थे। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बेस की प्रॉपर्टी की थी और बेस की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने चार पांच प्रॉपर्टी जो बहुत छोटे छोटे टाइप हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए भैया अब इसके आगे शुरू करते हैं। आइए चलिए। देखिए आज जो मैं कराने वाला हूँ, पढ़ाने नहीं कराने वाला हूँ, दो तीन प्रॉपर्टी जो मैं आगे कराने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको एसिड की प्रॉपर्टी याद है तो अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो एसिड की जो दो तीन प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली, उसको जरा एक बार रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़िए। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई थी कि बेस की प्रॉपर्टी जो होती है, बेस जो बीटर होता है, छूने पे ये जो है स्लिपी होता है, जैसे साबुन को छूते हैं तो हाथ फिसलता है हमारा। फिर इंडिकेटर पे एक्शन क्या होता है, लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मेरिक, ये सारी बातें तो हम कर चुके थे। कोरोजिव नेचर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। आइए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब हम लोग एसिड में पढ़ रहे थे मेटल की रिएक्शन विथ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी में, तो वहां जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव थे वो सारे के सारे वो सारे के सारे एसिड से रिएक्ट करते थे। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर थे, ज्यादा रिएक्टिव थे, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को मालूम होगी, तो वो सारे के सारे एसिड से रिएक्ट करते थे और एक नॉर्मल साल्ट बनाते थे और H2 गैस निकालते थे फाइनल। लेकिन बेस के साथ जब मेटल की रिएक्शन होगी, बेस के साथ जब मेटल की रिएक्शन होगी तो सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही सारे के सारे बेस रिएक्ट करते हैं। कुछ ही बेस होते हैं, सम बेसिस जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जैसे कि NaOH, KOH, इस टाइप के बेस ही एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल के साथ नहीं करेंगे, एक्टिव मेटल जो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है ना करने की, करने की, या कुछ और बन जाता है। तो आपको अपने सिलेबस में बस यही दो नाम याद रखने हैं कि बेस के साथ दो मेटल का रिएक्शन कीजिएगा हमेशा, जिंक और एल्युमिनियम के साथ। और भी करेंगे जो कि एक्टिव मेटल्स होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में यही दो है तो इसी दो को याद रखिएगा। बाकी करते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सम बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक और एल्युमिनियम, और हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं और एक साल्ट देते हैं। ठीक है। लेकिन जो ये साल्ट हमें मिलता है, ये साल्ट बहुत ही डिफरेंट होता है नॉर्मल साल्ट से। ये अलग तरीके का होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक बेस ले रहा हूं NaOH, ओके, और मेटल में मैंने ले लिया जिंक। इन दोनों के जब आप रिएक्शन कराओगे तो ऐसा नहीं है कि जिंक के साथ कुछ बना दोगे तुम, जिंक हाइड्रोक्साइड और कुछ इस टाइप का। इसका साल्ट जो बनता है बिल्कुल अलग टाइप बनता है। इस साल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम और जिंकेट का फॉर्मूला होता है ZnO2 2-, तो इसीलिए हमें सोडियम दो लेने पड़ते हैं और ये हो गया ZnO2, और उसके बाद H2 गैस यहां पे निकल जाएगा जो कि पॉपअप साउंड के साथ बर्न होता है। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। ये ऐसे जिंकेट होता है ZnO2 के ऊपर 2-, इसीलिए हमें सोडियम चूंकि 1+ का होता है तो हमें 2 सोडियम लेने पड़े, तब जाके हमने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है ना। अच्छा इसको भी देख लो कि क्यों इसके ऊपर 2- होता है। देखो हमने बोला था ना Zn जनरली +2 में रहता है और ऑक्सीजन -2 में रहता है।
ऑक्सीजन कितने में रहता है, -2 में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन तो टोटल 2 है, तो यानी कि टोटल -4 हो गया। ऑक्सीजन इस फॉर्मूले में टोटल 2 है ना, और जिंक एक ही है तो +2 हो गया। तो इन दोनों को 2 प्लस तो कैंसिल करेगा, लेकिन 2 माइनस तब भी बच जाएगा, तो यही 2 माइनस यहां पे आ गया। अब ये बना कैसे, ये अभी आपके सिलेबस का नहीं है। बस आप इतना समझिए कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम जिंकेट मिलेगा और H2 गैस निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लीजिए, इसको दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन IIT में भी पूछा गया है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, एक और एल्युमिनियम के साथ देख लेते हैं। NaOH की रिएक्शन जब आप एल्युमिनियम के साथ कराएंगे, जब NaOH की रिएक्शन आप एल्युमिनियम के साथ कराएंगे, एंड ऑफ कोर्स पानी तो रहेगा ही रहेगा इसमें, तो ये बनता है एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट। नाम क्या होता है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन अब एल्यूमिनेट के ऊपर एक माइनस रहता है, NaAl, और जैसे वहां ऑक्सीजन 2 थे, यहां भी ऑक्सीजन 2, NaAlO2, ठीक है ना, यानी कि सोडियम +1 में, और ये जो होता है एल्यूमिनेट, ये -1 में। देखिए मैं इसको अभी लिखूंगा भी, इसको बनाकर आपको दिखा रहा हूं। सोडियम एल्यूमिनेट, देखिए ये हो गया सोडियम +1 में अलग, और ये एल्यूमिनेट AlO2 -1। ये AlO2 -1 क्यों होगा, क्योंकि एक एल्युमिनियम जो होगा +3 होगा, और एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 4 माइनस, तो 3 प्लस यहां है और 4 माइनस है, तो टोटल 1 माइनस बचेगा ना। तो इसीलिए एल्यूमिनेट के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनेट आयन के ऊपर -1 होता है। तो ये 2 रिएक्शन आपको बस याद रखने की, सोडियम की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन जब एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और NaOH की रिएक्शन जब जिंक के साथ करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, और दोनों के फॉर्मूले में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें, नोट कर लीजिएगा ये सारी बातें। अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ एसिड्स, मतलब बेस की रिएक्शन अब हम एसिड से कराएंगे। ये तो काम पहले भी कर चुके हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेसेस रिएक्ट विथ एसिड्स फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड ने बेस के कैरेक्टर को और बेस ने एसिड के कैरेक्टर को, मतलब दोनों ने एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं उनको खत्म कर दिया, तो न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल, बेस हो गया जैसे NaOH, एसिड हो गया जैसे HCl, दोनों के रिएक्शन करा दो, साल्ट क्या बनेगा, NaCl, और यहां से H और यहां से OH हट जाएगा और ये H2O बन जाएगा। ठीक है, ये सब एक्वस होंगे, ऑफ कोर्स एक्वस होंगे, ये इसमें कहने की बात नहीं है। और भी बहुत सारे रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जितनी चाहो उतनी लिख लो, सबका एक ही मकसद है। जैसे ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन आप करा दो, किसी से करा दो, नाइट्रिक एसिड से करा दो, तो क्या हो जाएगा, ये अमोनियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा NO3, और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को एक ये रिएक्शन याद होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला था क्या होता है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हो, किस काम में इसका यूज किया जाता है, तो जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इसी को खाते हैं, क्योंकि हमारे पेट में एसिड बढ़ गया है। जैसे मान के चलो हमारे पेट में HCl ज्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लेंगे, तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा,
हमारे पेट में MgCl2 और H2O बन जाएगा, ठीक है ना। और ये न्यूट्रल है, साल्ट है, तो काम खत्म, हमें आराम मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है एसिड की बेस से ऐसे रिएक्ट होंगी, और साल्ट भी आपको बनाने आ गया होगा। यहां से पॉजिटिव वाला पार्ट उठाइए और यहां से निगेटिव वाला पार्ट उठाइए, और H और OH से को H2O बना दीजिए। सब में तो यही कर रहे हैं हम, देखिए यहां से मैग्नीशियम उठाया प्लस वाला और क्लोरीन उठाया निगेटिव वाला, MgCl2 बना दिया, और यहां से H उठाया और यहां से OH उठाया और H2O बना दिया। तो आपको अब रिएक्शन भी बनाने आ गया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। मैंने एसिड में ये एक्टिविटी नहीं कराया था, मैंने बोला था कि जब मैं बेस को पढ़ा दूंगा तब मैं एक्टिविटी कराऊंगा। एक्टिविटी नंबर 2.6 है, ठीक। चलिए इस एक्टिविटी को जरा देखिए। ध्यान से देखिए, सिंपल एक्टिविटी है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए। पहला लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि टेक about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। ठीक है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये मान के चलो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और हमने क्या किया, इसमें हमने NaOH डाल दिया। इसमें हमारा क्या है, NaOH, और उसके बाद फिनोप्थिलीन ऊपर से डाल रहे हैं ड्रॉप वाइज। ड्रॉप वाइज हम क्या कर रहे हैं, फिनोप्थिलीन डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जब बेस में फिनोप्थिलीन डाला जाएगा, यानी जब बेस की रिएक्शन फिनोप्थिलीन से होगी, तो क्या होता है, कलर पिंक हो जाता है। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाएगा। तो यानी कि अगले लाइन में इसने पूछा है ना कि व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो भैया पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा कलर सॉल्यूशन का, पिंक, क्योंकि NaOH जब फिनोप्थिलीन के साथ संपर्क में आएगा, यानी बेस जो है वो फिनोप्थिलीन के संपर्क में आएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। तो हमारा अब सॉल्यूशन जो है वो पिंक कलर का हो गया है, और उसके अंदर क्या क्या है, NaOH है और फिनोप्थिलीन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया अगला स्टेप, देखिए क्या कह रहा है। अगला स्टेप कह रहा है कि ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो तुम्हारे पास ये है ऊपर वाला, जो ये है जिसमें क्या क्या है, NaOH है, क्या है, NaOH है, और फिनोप्थिलीन भी है इसमें, क्योंकि हमने फिनोप्थिलीन डाल रखा है। तो इस सॉल्यूशन में पहले से क्या है, NaOH है और फिनोप्थिलीन है, और कलर जो है वो पिंक है। ये जो कलर है अंदर वो क्या है, पिंक है। अब ये कह रहा है कि इसमें HCl डालो, इसी में HCl डालो। ठीक है, ये लो भैया, इसमें हमने HCl डालना शुरू किया ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब आप मुझे बताइए, जब HCl इसमें हम डालेंगे, क्या वो फिनोप्थिलीन के साथ कोई रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। फिनोप्थिलीन के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एसिड जो होता है फिनोप्थिलीन के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं करता। तो ये HCl जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, इस NaOH को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। HCl अंदर जाएगा तो इस NaOH को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, और पूरा का पूरा HCl ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे, जितना NaOH होगा सबको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, और NaCl प्लस H2O बनाता जाएगा। NaCl प्लस H2O बनाता जाएगा, HCl और NaOH रिएक्ट करके NaCl और H2O बनाते जाएंगे, और NaOH सॉल्यूशन से खत्म होता जाएगा। तो सॉल्यूशन से NaOH खत्म होता जाएगा, तो यानी कि जो पिंक कलर था वो डिसअपियर होने लगेगा, पिंक कलर भी खत्म होने लगेगा, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में उसने पूछा है कि इज देयर एनी चेंज, कलर चेंज इन द रिएक्शन। हाँ, चेंज हो गया, जो पिंक कलर था NaOH के कारण अब वो खत्म हो गया, क्योंकि HCl आए और NaOH को स्वाहा कर दिए। HCl आए और NaOH को स्वाहा कर दिए, तो अब सॉल्यूशन में NaOH है ही नहीं, यानी कि बेस है ही नहीं,
तो फिनोप्थिलीन अकेला क्या कर लेंगे, फिनोप्थिलीन को बेस दोगे तभी तो वो पिंक होगा। तब सॉल्यूशन में तो अब NaCl और H2O है, तो फिनोप्थिलीन के साथ कोई कलर थोड़ी ना देता है। तो यानी कि NaOH खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन से, HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप जब डालेंगे तो पिंक कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि पिंक कलर डिसअपियर हो गया। तो उन्होंने पूछा ये आगे सवाल भी कि व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो आप इसमें लिख सकते हैं आराम से कि जब हम एसिड डालेंगे तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज करके NaCl प्लस H2O बना देगा। इस कारण से अब सॉल्यूशन में बेस बचा नहीं, तो पिंक कलर अब शो होगा नहीं। क्लियर? लेकिन फिर देखिए, फिर अगले स्टेप में क्या कह रहा है, फिर अगले स्टेप में कह रहा है नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर। अब इसमें क्या करो, फिर से NaOH डाल दो। तो अब जब फिर से NaOH डालोगे तो अब सॉल्यूशन में क्या क्या है, अब सॉल्यूशन में क्या क्या है, अब सॉल्यूशन में यहां पर है NaCl प्लस H2O और ऑफ कोर्स फिनोप्थिलीन तो है ही, फिनोप्थिलीन तो है ही, ठीक है ना। तो फिनोप्थिलीन है, NaCl H2O है। अब इसमें क्या करो, NaOH डालने लगो। तो ये बेस है, तो ये बेस जाएगा और जाकर फिनोप्थिलीन के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, फिनोप्थिलीन के साथ फिर से कांटेक्ट में आएगा, तो बेस फिनोप्थिलीन के साथ आएगा तो फिर से पिंक कलर अपीयर होने लगेगा, फिर से पिंक कलर क्या होने लगेगा, अपीयर होने लगेगा। तो पूछा जा रहा है डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन रीअपियर। हाँ, रीअपियर। क्यों? क्योंकि अब हम NaOH डाल रहे हैं। तो जब NaOH डालोगे तो फिनोप्थिलीन अंदर बैठा है, वो पिंक कलर शो होने लगेगा सॉल्यूशन का। तो ये रिएक्स एक्टिविटी से हमें ये मालूम चला कि कैसे, हमें दो चीजें मालूम चली। एक तो ये मालूम चली कि एसिड और बेस के साथ इंडिकेटर का कैसे होता है, और दूसरा ये भी मालूम चला कि जब एसिड और बेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और उसके बाद ना तो एसिड का प्रभाव रहता है ना बेस का प्रभाव रहता है। डेट्स क्लियर? आगे चलिए। तो एक्टिविटी 2.6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आई थिंक ये सबसे आपका लास्ट वाला रिएक्शन है, इसके बाद नहीं है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे हम लोगों ने वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड बनाया था, आप लोगों को याद है, मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि मेटल और ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही हम लोग यहां बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ज्ञान दे देता हूं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। देखिए, मैंने पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है ना, बताया था ना, याद होगा, यहां 2 खंड था, इसमें 10 था और इसमें टोटल 6 थे। तो देखिए, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसमें मैक्सिमम जो होती हैं वो मेटल्स होते हैं। इस वाले एरिया में, ये पूरा एरिया जो होता है ना, यहां पर जितने आप एलिमेंट देखते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, फलाना ठिकाना, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। हालांकि एल्युमिनियम तो, हाँ, एल्युमिनियम इधर आ जाता है यहाँ पे। तो इसमें भी कुछ कुछ मेटल जो होते हैं मेटल ही होते हैं, कुछ कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल ही होते हैं। यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं, और यहां वाले सबसे लास्ट वाले तो नोबल गैसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ कुछ होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं। बात समझ में आई? जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा तब वहां पे और ज्यादा क्लियर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। पीरियोडिक टेबल उठाइएगा और देखिएगा, ये सब कुछ आपका मेटल के कैटेगरी में आता है, मैक्सिमम इसमें मेटल रहते हैं, और यहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि नॉन मेटल रहते हैं, और लास्ट वाले जो होते हैं उनको नोबेल गैसेस बोला जाता है। तो थोड़ा सा मेटल्स लिख लीजिए। मेटल्स जैसे कि इधर की तरफ क्या क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, और पता नहीं क्या क्या, लीड, टीन, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे क्या है, मेटल है। नॉन मेटल कौन से होंगे? नॉन मेटल जो कि यहां पे अधिकतर होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
फ्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और भी हैं। आई थिंक टोटल नॉन मेटल 10 या 11 होते हैं कि 9 होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल होते हैं। ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आप देखेंगे कि ये ज्यादा यहीं पर रहते हैं, इधर ही इनकी जगह होती है। ठीक है ना, तो ये नॉन मेटल है। और नोबेल गैसेस यहाँ पे जो होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, यहाँ पे जो होते हैं उनको नोबेल गैसेस बोला जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोगों ने जो मेटल पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये जो हम लोगों ने मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा था, ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते थे? बेसिक इन नेचर होते थे। बेसिक इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता था? बेसिक होता था, ये जो मेटल ऑक्साइड है। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, जैसे कि नॉन मेटल और ऑक्सीजन, जैसे कि CO2, जैसे कि NO2, जैसे कि SO2 या SO3, ठीक है ना, या फास्फोरस के साथ बना दो तो एक बनता है P2O5। तो ये क्या है? ये पहले नॉन मेटल लिखा है और बाद में ऑक्सीजन लिखा है, यानी कि ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होते हैं ये। आप लिख लीजिएगा ये सारी बातें, ठीक है ना, कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो उल्टा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, मेटल नॉन मेटल एसिड बेस, तो उल्टा चलता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, उल्टा चलता है। मेटल और नॉन मेटल और एसिड और बेस, तो ये उल्टा चलता है। जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। आइए अब हम अपने उचित स्थान पर पहुंच गए। तो हमने ये बोला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अब आपको पहचानने आ गया, जैसे कि CO2, SO2, NO2, SO3, P2O5, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, अभी बात हो गई। तो रिएक्ट विथ बेस, अब चूंकि एसिडिक होते हैं तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे ये क्या करेंगे? बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस H2O, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप ले लीजिए जैसे CO2, और बेस में ले लीजिए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी कि ये जो है सो एसिड की तरीके बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरीके बिहेव करेगा। और ये तो आपका बेस है ही है, तो ये दोनों का रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। तो इस केस में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। अब आपको याद आया कि नहीं आया? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ाने के समय मैंने बोला था कि इसका जो नाम होता है लाइम वाटर होता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है? लाइम वाटर। ये कैसे बनता है? चूने को पानी में डालते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम दीवालों पे पोंत देते हैं, तो दीवालों पे जब इसको हम लोग लगा देंगे तो ये इन्वायरमेंट से CO2 गैस से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और H2O बनाएगा। तो वहां पे जो रिएक्शन पढ़ा था यहां भी पढ़ रहे हैं।
तो एक एक रिएक्शन 2-3 बार आ रहे हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए भैया। बात समझ में आई? गुड, सबको समझ में आ रही होगी, इतना अच्छा हम पढ़ा ही देते हैं, है कि नहीं? आप लोग कुछ लिखते नहीं हो चैट में, कमेंट बॉक्स में, कैसा लग रहा है, कैसा क्या है, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ के, थोड़ा हमें भी तो मालूम चले कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊं, सारे पॉइंट्स बताऊं। आप देखते हैं कि पहले से मैं मेहनत करके सारी चीजें लिख लेता हूं, ताकि मुझे कम समय लगे और कम समय में ज्यादा आप लोगों को दिया जाए। और आप लोग भी इजी लैंग्वेज में मैं लिखता हूं, ताकि आप लोग भी बहुत आराम से सारी चीजें याद कर लो। पढ़ाता भी हूं तो 2-3 बार हर चीज को रिपीट करता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठे। ठीक है ना? दिमाग में बैठ जाएगी तो याद करने में आसानी रहेगी। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें तो याद ही हो जाती थी, बहुत सारी चीजें तो याद हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ केमिकल रिएक्शन और कुछ नए नए नाम होते हैं जो कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे अभी मैं एक बार रिवीजन भी कराऊंगा, एक 1 या 2 घंटे का रिवीजन भी होगा, और उसके बाद फिर इसके ऊपर एमसीक्यू टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाएगा आपका। देखिए, बेसिस, यूजेज ऑफ बेसिस की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही नॉर्मल बात है, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट कर दिया है 5 पॉइंट। जैसे कि देखिए, साबुन बनाते हैं, सबको मालूम है साबुन किससे बनता है, बेस से ही तो बनता है। पेपर, ये जो सिंथेटिक फाइबर रेयॉन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे ही। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अभी मैंने बताया, इसका यूज करते हैं हम लोग जब इंजेक्शन हो जाता है पेट में, एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो एंटासिड के रूप में इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से ही आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, देखिए अब जो इसके आगे का लेक्चर है, यहां से व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, यहां से मैं आपका, देखिए एसिड और बेस वैसे अब खत्म हो गया है, लेकिन एक लेक्चर मैं और एसिड और बेस को कंबाइन करके लूंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ छोटे छोटे टर्म्स, जैसे हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन के आधार पर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, मतलब ये सारी चीजें कैसे डिफाइन करते हैं। डाइल्यूशन की बारे में 1-2 और पॉइंट है, फिर पीएच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए पीएच को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, वो एनसीईआरटी में पैराग्राफ लिखा है, उसके बारे में। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद साल्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो साल्ट में भी आई थिंक 2 लेक्चर लगने चाहिए, 2 या 3 लगेंगे। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? आप लोगों से मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, क्या रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, कि भैया नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाना, नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ये सब कुछ तो नॉर्मल बातें हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन सबसे मेन बात, नोट्स जरूर बनाइए, टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।